15 अगस्त 1947 की आधी रात को एक नया देश पैदा हुआ। इंडिया को जिंदगी और आजादी मिली, अपने छोटे कंधों पर सदियों के इतिहास का बोझ लिए हुए। वो पल सिर्फ पावर का पॉलिटिकल ट्रांसफर नहीं था, ये लाखों लोगों की लंबी मुश्किल लड़ाई का नतीजा था। ये लोगों से किया गया एक वादा था, डेस्टिनी से एक ट्रस्ट। जैसा जवाहरलाल नेहरू ने इतनी अच्छी तरह कहा था, हवा उम्मीद से भरी थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की राख से एक मॉडर्न देश बनाने की बहुत बड़ी चुनौती भी थी। काम बहुत बड़ा था, इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को एक करना, अपने लोगों को गरीबी से निकालना और एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन बनाना जो टिका रहे। अपनी इकोनॉमिक एवोल्यूशन के पैरेलल इंडिया एक बहुत बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सदियों से लाइफ को डिफाइन करने वाले रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी के लिए लीगल फ्रेमवर्क दिया, अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को गैरकानूनी करार दिया। एजुकेशन एक बड़े इक्वलाइजर के रूप में उभरी है, जिसने उन कम्युनिटीज के लिए ऊपर बढ़ने के रास्ते खोले हैं जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड थीं। अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने में एक जरूरी रोल प्ले किया है। अर्बनाइजेशन सोशल चेंज का एक और पावरफुल इंजन रहा है। जैसे जैसे लाखों लोग काम और बेहतर लाइफ की तलाश में गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, वे एक नए सोशल एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं। सिटी लाइफ की रिलेटिव एनोनिमिटी अक्सर ट्रेडिशनल कम्युनिटी संबंधों को कमजोर करती है और लोगों को अलग अलग कल्चर्स और आइडियाज के कांटेक्ट में लाती है। आज भारत की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग हैं, खासकर उसके युवा। अपनी आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम होने के कारण भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक अनोखा मौका देती है, जिसे अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। वे एक ज्यादा कनेक्टेड, लिबरलाइज्ड और एस्पिरेशनल इंडिया में बड़े हुए हैं और उनका वर्ल्ड व्यू इसी सच्चाई को दिखाता है। भारत के युवा पहले से ज्यादा एम्बिशियस और ग्लोबली अवेयर हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया के लिए एक खिड़की खोल दी है, जिससे उनकी एस्पिरेशंस बन रही है और वे ग्लोबल ट्रेंड्स से जुड़ रहे हैं। वे गैरेज में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ग्लोबल ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। यह जनरेशन डिजिटली नेटिव है, टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल है और इसका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपनी कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए उत्सुक है। सदियों तक इंडिया की कहानी लार्जली पुरुषों ने लिखी थी। आज वह नैरेटिव फंडामेंटली इंडिया की महिलाओं द्वारा फिर से लिखी जा रही है। जेंडर इक्वालिटी की तरफ यह जर्नी लंबी और ऑनेस्टली चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन प्रोग्रेस अनडिनायबल और इंस्पायरिंग है। बोर्ड रूम से लेकर पॉलिटिकल ऑफिस तक, साइंस लैब से लेकर स्पोर्ट्स अरीनास तक, इंडियन महिलाएं बैरियर्स तोड़ रही हैं और ग्लास सीलिंग्स शैटर कर रही हैं। एजुकेशन इस बदलाव के लिए प्राइमरी कैटलिस्ट रहा है। कुछ जनरेशंस पहले एक बेटी को पढ़ाना एक लग्जरी या यहाँ तक कि एक वेस्ट माना जाता था। आज इसे इंक्रीजिंगली परिवार और देश के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसका मतलब सेव द डॉटर, एजुकेट द डॉटर है, ने इस माइंडसेट में शिफ्ट को रियली एम्पलीफाई किया है। जैसे जैसे ज्यादा लड़कियां स्कूल पूरा करती हैं और हायर एजुकेशन में जाती हैं, उन्हें करियर्स बनाने और इंडिपेंडेंट लाइफ चॉइसेस लेने के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विमेन की बढ़ती संख्या लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंच रही है। पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल रहा है, जिसमें महिलाएं की मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो संभाल रही हैं और राज्यों की चीफ मिनिस्टर्स के रूप में सेवा कर रही हैं। पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल विमेन की बढ़ती विजिबिलिटी अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए पावरफुल रोल मॉडल्स बनाती है। इस प्रोग्रेस के बावजूद रास्ता अभी भी स्टीप है। इंडिया में महिलाओं को अभी भी सिग्निफिकेंट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, सेफ्टी के बारे में कंसर्न्स और करियर और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डबल बर्डन शामिल है। 21वीं सदी में इंडिया ने अपने सबसे एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मेशन में से एक को शुरू किया है, एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनने की क्वेस्ट। ये डिजिटल रेवोल्यूशन, सच कहूं तो, इंडियंस के जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ और स्टेट के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के हार्ट में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका एम मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, सर्विसेज डिजिटली डिलीवर करने और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का है। इस लीप का फाउंडेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम आधार था। 1 बिलियन से ज्यादा रेसिडेंट्स को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देकर आधार ने कई डिजिटल सर्विसेज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया।
इसे जन धन योजना के साथ जोड़ा गया, एक बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव के साथ, जिसने लाखों अनबैंक्ड सिटीजन्स के लिए बैंक अकाउंट खोले। एक बैंक अकाउंट, एक मोबाइल फोन और एक डिजिटल आइडेंटिटी, जैम ट्रिनिटी का कॉम्बिनेशन ने गवर्नमेंट बेनिफिट्स को डिलीवर करने के तरीके में रिवॉल्यूशन ला दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को सिंपल, सिक्योर और इंस्टेंटेनियस बना दिया है। इसने कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर एक बड़े सुपरमार्केट तक सभी को सिर्फ एक क्यूआर कोड से डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में सक्षम बनाया है। इस शिफ्ट ने कैश पर डिपेंडेंस को ड्रामेटिकली कम कर दिया है और लाखों छोटे बिजनेस को फॉर्मल इकोनॉमी में ला दिया है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अब दुनिया के सबसे एडवांस्ड में से एक है, जो स्केल पर फ्रूगल इनोवेशन की इसकी कैपेसिटी का एक टेस्टामेंट है। इंडिया की पहचान हमेशा से ज्ञान की गहरी खोज से जुड़ी रही है। एक ऐसी विरासत जो शून्य की कल्पना करने वाले पुराने गणितज्ञों से लेकर कॉन्शियसनेस की नेचर पर विचार करने वाले दार्शनिकों तक फैली हुई है। आज के टाइम में इस स्पिरिट ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक नया एक्सप्रेशन पाया है। इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस के सबसे शानदार एग्जाम्पल में से एक इसका स्पेस प्रोग्राम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आईएसआरओ ने अपनी रिमार्केबल सक्सेसेस से दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। इसकी मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलियन ने इंडिया को पहली नेशन बनाया जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट तक सक्सेसफुली पहुंच हासिल की, और दूसरे देशों के इसी तरह के मिशंस के मुकाबले बहुत कम खर्च में। कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने में आईएसआरओ की अचीवमेंट्स का आम भारतीयों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, जेनेरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन में एक ग्लोबल लीडर है, जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स अफोर्डेबल हो गई है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडिया की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ने वायरस के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक क्रिटिकल रोल निभाया। यह साइंटिफिक जर्नी इंडिया की लास्टिंग कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज से कॉम्प्लीमेंट होती है। देश योगा, मेडिटेशन और होलिस्टिक वेलनेस के लिए एक ग्लोबल हब बना हुआ है। ऐसे प्रैक्टिसेस जिनका अब मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए उनके बेनिफिट्स के लिए साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है। इंडिया की स्टोरी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस की स्टोरी है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रायल्स नहीं है। देश को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनसे समझदारी, हिम्मत और एक साथ मिलकर निपटना होगा। इन मुश्किलों को मानना कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अच्छी फ्यूचर बनाने के लिए ये जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है अपनी बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन के लिए इनफ एम्प्लॉयमेंट बनाना। इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ हमेशा जॉब इंटेंसिव नहीं रही है, जिससे पढ़े लिखे युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की चिंताएं बढ़ रही हैं। एक और बड़ा चैलेंज है समाज में फैली गहरी इनइक्वालिटीज को खत्म करना। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री और शहरों के कारण इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर पड़ा है। कई शहरों और नदियों में हवा और पानी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे पब्लिक हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स, जैसे कि बेतरतीब मॉनसून और बढ़ता समुद्री लेवल, देश की फूड सिक्योरिटी और लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, साल 2047 हमारे सामने है। ये इंडिया की आजादी की 100वीं सालगिरह होगी, एक ऐसा मोमेंट जब हम सोचेंगे और नई एस्पिरेशन रखेंगे। इंडिया के 100 साल का विजन सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स या टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा नेशन बनाने के बारे में है जो अपने फाउंडिंग फादर्स के सपनों को पूरा करे। ये एक ऐसे इंडिया का विजन है जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो, सोशली इक्विटेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और एक लीडिंग पावर हो जो दुनिया में अच्छाई के लिए काम करे। इस फ्यूचर की नींव इनोवेशन से चलने वाली नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी होगी। गोल ये है कि दुनिया के लिए सर्विस प्रोवाइडर होने से आगे बढ़कर रिसर्च और डेवलपमेंट का ग्लोबल हब बने, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज बनाए। इसके लिए सभी लेवल्स पर एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने, साइंटिफिक इंक्वायरी की कल्चर को बढ़ावा देने और एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की गहरी कमिटमेंट चाहिए। एक ऐसा इंडिया जहां हर यंग पर्सन को 21वीं सदी की इकोनॉमी में सफल होने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने का मौका मिले, यही 2047 के विजन की नींव है। इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ सोशल जस्टिस और इंक्लूजन के लिए गहरी कमिटमेंट होनी चाहिए। 2047 का विजन एक ऐसे नेशन का है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हो, जहां हर सिटीजन को क्वालिटी हेल्थ केयर, हाउसिंग और सोशल सिक्योरिटी मिले।
यह एक ऐसे इंडिया का विजन है जहां किसी पर्सन का जेंडर, कास्ट या रिलीजन उसकी डेस्टिनी तय न करे। आखिर में इंडिया की सेंटेनरी का विजन एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ अश्योर्ड नेशन का है, जो अपनी पहचान में सहज हो। एक ऐसा इंडिया जो अपनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी से स्ट्रेंथ लेता हो, जो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को संजोता हो और जो ग्लोबल स्टेज पर डोमिनेंस से नहीं बल्कि अपने एग्जाम्पल की पावर से लीड करता हो। 2047 तक का सफर अपनी चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन इंडिया की स्पिरिट रेजिलिएंट है। यह उम्मीद, एंटरप्राइज और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास की स्पिरिट है। इस फ्यूचर को क्राफ्ट करने का काम हर इंडियन का है। इंडिया की नई आइडेंटिटी कोई